स्वागत है बच्चों आपका क्लास 9th ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट में। हम लोग पढ़ चुके हैं हिस्ट्री। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं हिस्ट्री, और एक चैप्टर हम लोग हिस्ट्री क्लास में भी ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हम लोग सामाजिक अध्ययन जो विषय पढ़ते हैं उसमें कितने विषय हैं। 4 विषय हैं। ठीक है, ये एक है हिस्ट्री जो हम लोग एक चैप्टर उसका ख़त्म कर चुके हैं। एक है ज्योग्राफी जो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। एक होता है इकोनॉमिक्स जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, और एक होता है सिविक्स, नागरिक शास्त्र। ठीक है, तो हम लोग जब उसका बारी आएगा तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग ज्योग्राफी का चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है स्थिति एवं विस्तार। जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्थिति एवं विस्तार किस चीज़ का? तो स्थिति एवं विस्तार हमारे भारत का। ठीक है, क्योंकि हम लोग भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं इस पूरे क्लास 9th में, तो हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार को समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्थिति क्या होता है, विस्तार क्या होता है। स्थिति का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि वो कहाँ पे स्थित है, कहने का मतलब उसका लोकेशन क्या है। ठीक है, और दूसरा है विस्तार। तो विस्तार का मतलब होता है फैलाव। समझते होंगे आप लोग कि अगर हम लोग भारत की बात कर रहे हैं तो भारत जो है कितना ज़्यादा फैला हुआ है, उसी की बात हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो चूँकि भारत की स्थिति और भारत के विस्तार को समझना है, तो सबसे पहले हमको ना अक्षांश और देशांतर को समझना होगा। ये क्लास 6 में आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आपको दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा हुआ पृथ्वी, ऐसे गोला सा पृथ्वी अलग हुआ। ठीक है, तो इस पृथ्वी का अध्ययन की सुविधा के लिए, हमारे पढ़ाई के लिए, इस पृथ्वी को लगभग बीचों बीच भाग में बांटते हुए एक रेखा खींचा गया है, पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, इस रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री। ठीक है, या फिर विषुवत रेखा, या फिर भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा किस लिए? तो भूमध्य रेखा इसलिए क्योंकि ये भू मतलब जमीन, तो जमीन के बीचों बीच खींचा गया, धरती के बीचों बीच खींचा गया, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही इसके समानांतर, इसी 0 डिग्री के समानांतर पश्चिम से पूरब की ओर ही ऐसे पृथ्वी के चारों ओर उधर से गोल करते हुए जो लाइन की दिख रहा है, ये सिर्फ आगे से नहीं है, चारों तरफ से है। ठीक है, तो जो हमको पृथ्वी का हिस्सा नहीं दिख रहा है उधर से भी है। तो इस तरह से समानांतर लाइन खींचा गया, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, और कुल जो है ये रेखा कितना खींचा गया है? तो 90 खींचा गया है। जैसे यहाँ से अगर हम चले तो मान लीजिए पहला 1 डिग्री पे, हर 1 डिग्री पे एक लाइन खींचा गया, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह से यहाँ आता है तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से 90 को लाइन खींचा गया है। ठीक है, और 90 को लाइन नीचे, और बीच में ये 0 डिग्री, टोटल 181 अक्षांश रेखा धरती पे खींचा गया। ठीक है, और दूसरा होता है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा कैसा होता है अभी समझिए। देखिए, जैसे ये धरती हो गया, जैसा अक्षांश रेखा है उसी तरह से देशांतर रेखा भी होता है धरती के बीचों बीच। बस फर्क क्या है इसमें, ऊपर से नीचे ध्रुव को मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, ऊपर वाले पृथ्वी को ऊपर वाले क्षेत्र को भी ध्रुव कहते हैं, नीचे वाले क्षेत्र को भी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, सब आप लोग पढ़ चुके हैं, बस बता देते हैं। और इसी के फिर अब पृथ्वी चूँकि देशांतर रेखा जो हम लोग खींचते हैं तो ध्रुव को मिलाते हुए इससे, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ। ठीक है, और इस तरह से इधर से इधर। तो इस तरह जो हम ध्रुव से मिलाते हुए जो रेखा खींचते हैं पृथ्वी के चारों तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। और इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग सामने से दिख रहा है जितना रेखा, तो ये इसमें जैसे अक्षांश में हम लोग क्या करते थे कि जो रेखा इधर सामने खींचते थे उसी को पीछे से पूरा टर्न करके लाते हैं। लेकिन देशांतर रेखा क्या होता है कि समझिए ये आधा होता है, यानी सामने जो हमको दिख रहा है वही रेखा है। फिर इसको अगर पृथ्वी को अगर हम पीछे से देखें तो पीछे से फिर दूसरा रेखा हम ध्रुव को मिलाते हुए खींचते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल 180 आगे और 180 पीछे, और जो मतलब मेरे सामने दिख रहा है चित्र उसका, तो इस तरह से इसमें 360 डिग्री देशांतर हो जाता है। यानी देशांतर का रेखा कितना होता है? 360। तो इसका ज़रूरत ही क्यों पड़ता है? तो इसका ज़रूरत इसलिए पड़ता है ताकि हम किसी भी देश का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकें। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कहें कि भारत हमारा कहाँ है, और मान लीजिए हमसे कोई पूछे कि भारत कहाँ है धरती पे, तो भारत कहाँ पे है तो आपको पता होगा अगर कि हम बोल तो देंगे धरती पे, लेकिन धरती पे कहाँ? तो जो अक्षांश रेखा जो बीचों बीच बांटता है 0 डिग्री, इसके उत्तर वाले हिस्सा को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले हिस्सा को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि हाँ हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है दक्षिणी गोलार्ध में, तो हम लोग कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया किधर है? दक्षिणी गोलार्ध में। एक तो ये इस तरह से बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हमको
एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग धरती को फिर देशांतर रेखा में ऐसे ऐसे करके बांट देते हैं, ऐसे 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 सॉरी ध्रुव से ध्रुव को मिलाते हुए। इससे क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ का, किसी भी देश का एग्जैक्ट लोकेशन बता पाते हैं। अब हमको और पूछेगा कोई, तो देखिए भारत पृथ्वी को जैसे बीच में भागे हैं, बीच भाग में बांटे हैं, तो यहाँ से 0 डिग्री एक रेखा है, उसी तरह से देशांतर में भी एक 0 डिग्री है। और इस 0 डिग्री को जो है हम लोग इंग्लैंड से एक रेखा गुजरता है, उसको मान लिए हैं 0 डिग्री, उसी के हिसाब से पूरी धरती को हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जब हम लोग नापते हैं तो हमारा जो भारत है वो 68 डिग्री देशांतर से 97 डिग्री 25 डिग्री देशांतर के बीच में स्थित है। यानी इससे अब हमको क्या पता चल जाता है कि अब हम लोकेशन जो है किसी भी देश का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। इससे जो है हमारा बहुत सारा काम होता है, जो हम लोग सब क्या बताए कि 2 एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे एरोप्लेन उड़ाना हुआ तो उसमें हेल्प मिलता है, क्योंकि जब एरोप्लेन चलता है आसमान में तो ऊपर से थोड़ी दिखता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो लोग इसी अक्षांश देशांतर के माध्यम से ही अपना रास्ता जो है वो लोग तय करता है। चाहे कोई मिसाइल हो गया आजकल के समय में, ठीक है, लड़ाकू विमान हो गया, तो ऐसा एग्जाम्पल है। ऐसे यूज तो बहुत सारा है जो इसका अक्षांश और देशांतर का यूज करके ही आगे अपना रास्ता तय करता है, ठीक है। अब उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं भारत की स्थिति की ओर। तो भारत का जो स्थिति है, अक्षांशों के अगर बीच बात किया जाए तो भारत जो है, भारत का मुख्य भूभाग, मतलब जो हमारा मेन भारत दिखता है ऐसे ऐसे नीचे से, और लगभग इस तरह का जो भारत है, तो यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, तो हमारा जो नीचे वाला मतलब जो हमारा धरती पे सॉरी जो हमारा भारत का मुख्य भूभाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से दिख रहा है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब जो हमारा भारत है, इससे उत्तर अक्षांश करने का मतलब जो हम धरती को बांटे थे गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, यानी हमारा भारत किधर हो गया, उत्तरी गोलार्ध में हो गया। और जो देशांतर में देशांतर में जो बांटे थे पृथ्वी को, तो उस देशांतर को जब काउंट करेंगे तो जो 68 डिग्री जो देशांतर है तो वो किधर है, तो पूरब की तरफ है। तो जैसे हम लोग धरती को उत्तर दक्षिण में बांटे हैं, वैसे देशांतर के हिसाब से हम लोग उसको पूरा पश्चिम में बांट देते हैं, ठीक है। तो हमारा भारत किधर है, पूरब में है। ये बात क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और जब हम लोग द्वीप को शामिल कर देते हैं, यानी भारत में जो है ना, भारत के पास अपना एक द्वीप भी है समुद्र में। द्वीप किसको बोलते हैं, जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हो, उसको द्वीप बोलते हैं। तो भारत जो हमारा द्वीप में है उसको अगर हम लोग शामिल कर देते हैं तो हमारा भारत का विस्तार जो है 6 डिग्री 45 मिनट से लगभग उत्तर अक्षांश से शुरू हो जाता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। वो तो वही रहेगा, सिर्फ ये नीचे वाला हिस्सा बदल जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको रोक सकते हैं, हमें वो ऐसे एक बार पढ़ देते हैं। जैसे भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। यह भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बीचों बीच के बीच में यहाँ पे एक डैश लगा लीजिएगा, डैश, ठीक है। 8 राज्यों से गुजरती है। राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको हम लोग मैप पे समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जो भी हम लोग पढ़े हैं, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा खसका के दिखा देते हैं। ये जो हम लोग भारत देख रहे हैं ये हमारा भारत का उत्तर वाला हिस्सा है। तो यहाँ देखिए नीचे, यहाँ मुख्य भूभाग, इसी का बात कर रहे थे जो हमको भारत का मैप दिखता रहता है हर जगह। तो यहाँ में देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से एक रेखा गुजर रही है। ये रेखा है, ये 8 डिग्री 4 मिनट से एक रेखा गुजर रही है। और ये जो रेखा है कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। भारत का ऊपर वाला जो साइड है वहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट, यानी ये हो गया हमारा उत्तरी अक्षांश, ठीक है, जिसमें 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत जो है फैला हुआ है। और वहीं देशांतर में देखें तो यहाँ देखिए भारत का सबसे पश्चिमी भाग क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट। और इधर देखेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट, इधर ये वाला हिस्सा 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये जो हमारा भारत है पूर्व पश्चिम में कितना फैला हुआ है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। जो हम द्वीप का बात कर रहे थे, यहाँ दिख रहा होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये भी भारत का हिस्सा है। जब इसको हम लोग शामिल कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पे छोटा छोटा द्वीप दिख रहा है,
ये वाला एरिया में। यहाँ से जब शुरू होता है तो ये 6 डिग्री 4-5 मिनट से शुरू हो करके और हमारा भारत ऊपर 33 डिग्री 6 मिनट तक चला जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। विस्तार, विस्तार का मतलब फैलाव। तो ये भी एक देख लीजिए कि भारत अगर किलोमीटर में देखें कितना फैला हुआ है, तो यहाँ पे है ना, तो पूरब से पश्चिम की ओर भारत है जो लगभग 2933 किलोमीटर फैला हुआ है, और उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो हमारा भारत जो है 3214 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, और अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार का अंतर अगर हम लोग देख ले तो वो भी लगभग 30 डिग्री का आता है, अक्षांशीय का भी विस्तार का भी, यानी 30 डिग्री दोनों तरफ फैला हुआ, उत्तर दक्षिण में भी, और 30 डिग्री पूरा पश्चिम में भी हमारा भारत फैला हुआ है। ठीक है, आकार की बात करें तो ये जो विस्तार आकार इसको देख रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर में जिस तरह से टॉपिक दिया हो उस तरह से ही हम लिख के यहाँ पे आगे बढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, अगर भारत के आकार की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32 लाख, सॉरी यहाँ पे ये गलत है, 32 लाख नहीं यही सही है, सॉरी 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 सॉरी, पहले गलती लिखा था अब सही है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग भी कह सकते हैं, जो पूरे विश्व का, तो अगर तुलना करें हम विश्व से तो पूरे विश्व का ये 2.4% है। कहने का मतलब अगर पूरे विश्व में 100% ज़मीन हुआ तो उसमें से 2.4% यानी 100 ज़मीन हुआ पूरे विश्व में, तो उसमें से 2.4 ज़मीन किसका हो गया, भारत का हो गया। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां बड़ा देश है, जो हमारा भारत है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। हमारा भारत 7वां देश है, उसके पहले का 6 भारत देश कौन सा है देख लीजिए। पहला है रूस, कनाडा, यूएसए का मतलब होता है अमेरिका, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पूरा नाम है। चौथा पे है चीन, 5वां है ब्राज़ील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां हमारा अपना प्यारा देश भारत। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है भारत की स्थलीय सीमा रेखा। तो जो हम भारत देखे थे ये रहा, एक मिनट, ये हमारा भारत है। ठीक है, तो भारत का जो नॉर्थ वाला एरिया है, ऊपर वाला एरिया, आप देख रहे होंगे कि भारत के बीच से ये जो लाइन गुजर रहा है, ये पॉइंट 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 करके, एक मिनट, ये वाला जो लाइन गुजर रहा है ये भारत को लगभग 2 हिस्सा में, बराबर हिस्सा में बांट देता है। ये कौन सा रेखा है हम आगे बताएंगे, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे। तो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो लगभग ज़मीन से घिरा हुआ है, और नीचे वाला जो हिस्सा है भारत का वो जो है समुद्र से घिरा हुआ है, यानी इधर और नीचे, ये तीनों क्या है, यानी कि इधर वाला एरिया, इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया, ये तीनों समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, और समुद्र से जो ज़मीन लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं तट, और जो ज़मीन से जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्थल, स्थलीय सीमा रेखा। तो हमारा भारत का जो स्थलीय सीमा रेखा यानी इधर से नॉर्थ से जो बाउंड्री बनता है, ये वाला बाउंड्री, इसका लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, इसका लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर। और जब हम अपने तट का बात करते हैं, यानी पानी से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है भारत का, उसका लंबाई ये इधर ये है, इसका लंबाई अगर अपने इस मुख्य भूभाग का करें, ठीक है, हमारा जो मेन इंडिया है, तो इसका लंबाई है 6,100 किलोमीटर। लेकिन जब इसी में हम लोग ये वाला द्वीप और इधर वाला द्वीप दोनों को शामिल कर दें तो ये तट का रेखा का जो लंबाई है वो बढ़ के हो जाता है 7516, यानी 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है अगला, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी छोर को कुमारी अंतरिप या कन्याकुमारी कहते हैं। अब चूंकि अंतरिप का जिक्र आ गया है तो थोड़ा सा और आपको कुछ बता देते हैं। तो भारत का जो हमारा सबसे दक्षिण वाला हिस्सा, यह भारत आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको ये जो दक्षिण वाला क्षेत्र है इसको हम लोग कुमारी अंतरिप या कन्याकुमारी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब इस क्षेत्र का नाम तो कन्याकुमारी तो ये समझ गया, लेकिन अंतरिप क्या होता है, तो अंतरिप जो है वो ऐसे पतला क्षेत्र को कहते हैं जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो, सॉरी जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो। जैसे ये भारत है, तो भारत के नीचे से चारों हम बताएं कि इधर भी समुद्र, 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 इधर भी समुद्र और नीचे भी समुद्र। ठीक है, तो यहाँ का जो पतला वाला हिस्सा है, यहाँ पे छोटा सा जो पतला वाला हिस्सा इस तरह से दिख रहा है,
तो ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो अंतरिप उसको कहते हैं जो एक पतला क्षेत्र हो और 3 तरफ से पानी से घिरा हो, तो उसे हम लोग अंतरिप कहते हैं, ठीक है। और वही जब क्षेत्र बड़ा हो जाए, जैसे ये भारत का ये पूरा टोटल हिस्सा दक्षिण का ये वाला हिस्सा, ये भी 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, लेकिन ये क्षेत्र क्या है, बहुत बड़ा है। तो जब कोई बड़ा क्षेत्र पानी से घिरा होता है तो उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। तो हमारा इसीलिए हम लोग भारत को देखते होइएगा, इधर वाले भारत को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा भारत की स्थलीय सीमा रेखा, अंतरिक्ष हो गया। अगला पॉइंट है कि भारत का आकार प्रायद्वीपीय है, जो भी बताए हैं प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जिसके कारण पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। ये जो हमारा भारत है, इसके पूरब में कौन सा सागर है, तो पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर और नीचे हिंद महासागर है, ठीक है। और भारत एक लौता ऐसा देश है दुनिया का जिस देश के नाम पर एक महासागर का नाम है। टोटल महासागर कितना है पृथ्वी पर, 5 है। और 5 में से सोच के देखिए, एक महासागर ऐसा है जिसका नाम हमारे भारत देश के नाम पर है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन ओशन, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। तो जब हम अक्षांश देशांतर बता रहे थे शुरू में, तो क्या बताएं कि हमारा जो भारत है लगभग अक्षांश और देशांतर के रूप में 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है। यानी अक्षांश और देशांतर नीचे से ऊपर मिला है तो उसमें भी 30 डिग्री का लगभग अंतर है, और देशांतर में भी 30 डिग्री का लगभग अंतर है, ठीक है। जिसके कारण ना हमारे भारत पर कुछ प्रभाव पड़ता है। क्या, जैसे कि देशांतर का प्रभाव अगर हम लोग देखें तो जहाँ अरुणाचल प्रदेश में मान लीजिए सूरज उगा, ठीक है, 6 बजे, तो गुजरात में सूरज कितना बजे उगेगा, 8 बजे। तो वो देशांतर के बीच के जो दूरी के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है ये हम लास्ट में बताएंगे, लास्ट में, कि इतना समय का अंतर क्यों हो जाता है। फिलहाल ऐसे समझिए कि देशांतर के बीच में जो दूरी है ना, चाहे 1 मिनट समझा ही देते हैं। जैसे कि हमारा भारत क्या है, जैसे हमारा पृथ्वी है कितने डिग्री में बटा हुआ है देशांतर में, तो 360 डिग्री देशांतर में। जो हमारा पृथ्वी है 360 डिग्री देशांतर में बटा हुआ है, ठीक है। और हमारा पृथ्वी 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। यानी 24 घंटा में अगर कोई इंसान कहीं पे सामने, जैसे मान लीजिए सूरज हमारे सामने, सूरज क्या होता है, पृथ्वी की तुलना करें तो सूरज स्थिर है, पृथ्वी उसका चक्कर काटता रहता है और खुद भी अपनी जगह पे घूमता रहता है। तो घूमने की वजह से क्या होता है कि जो पृथ्वी और कहीं से घूमना शुरू किया तो उसको वापस वहाँ पे आने पे, जैसे भारत के सामने से अगर हम लोग अभी जैसे भारत के सामने से देखें तो सूरज के, मान लीजिए सूरज है हमारे सामने, भारत के सामने, और अब पृथ्वी घूम रहा है, तो फिर वापस जो सूरज है, पृथ्वी है, घूमते हुए भारत के सामने कब आएगा, तो 24 घंटे में आएगा। यानी पृथ्वी जो है अपना चक्कर पूरा कितने घंटे में लगाता है, 24 घंटे में लगाता है। तो और टोटल हम लोग पूरे पृथ्वी को कितना भाग में बांट कर रखे हुए हैं, 360 देशांतर में। तो इसको अगर 24 से भाग दे दे तो हमारा आंसर कितना आता है, 15। कहने का मतलब 1 घंटा में लगभग 15 डिग्री देशांतर पृथ्वी जो है घूम जाता है, 1 घंटा में 15 डिग्री। तो अगर हम लोग देखें तो 1 डिग्री घूमने में कितना वक्त लग जाएगा, तो 1 डिग्री 15 डिग्री घूमने में लगता है, 15 डिग्री घूमने में कितना लगता है, 60 मिनट। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, 60/15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 मिनट, ठीक है। तो हमारा पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेता है, 4 मिनट। और हमारे भारत में देखिए अगर, तो देशांतर का विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री से 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, यानी लगभग 30 मिनट का। तो 30 में अगर 4 से आप गुना कीजिएगा, 30 में 4 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 × 12, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब क्या होता है, 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा। इसीलिए अगर सूरज अगर 6 बजे अरुणाचल प्रदेश में उगता है तो गुजरात में कितना बजे उगेगा, लगभग 2 घंटे बाद और 8 बजे, ठीक है। तो ये एक बड़ा प्रभाव होता है। इसीलिए अब चूँकि भारत में अगर इतना बड़ा अंतर होगा, और हम लोग देखते हैं कि भारत में ऑफिस जो होता है सब क्या होता है, एक समय पर खुलता है। तो अगर हम लोग पूरे भारत का स्थानीय समय को देखने लगे, मतलब अरुणाचल प्रदेश के हिसाब से चलने लगे या फिर गुजरात के हिसाब से चलने लगे, तो क्या हो जाएगा, काम में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए भारत जो है एक रेखा को
ठीक है, जो 82 डिग्री 30 मिनट से गुजरता है, उसको हम लोग मानते हैं प्रधान या मध्योत्तर रेखा या फिर मानक समय रेखा। यानी इस पर जब सूरज की रोशनी पड़ेगा तो उसके हिसाब से हम लोग पूरे समय को, पूरे भारत के समय को डिसाइड करेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे अभी 6 बजा है, यहाँ पे 12 बजा, तो पूरे भारत में 12 बजे, ठीक है। भले ही थोड़ा बहुत अंतर स्थानीय समय में हो सकता है, लेकिन पूरे भारत के घड़ी में समय जो है इसी रेखा के हिसाब से हम लोग दिखाते हैं, या फिर हम लोग जो दिखता है तो इसी रेखा के हिसाब से हम लोग का समय निर्धारित किया हुआ है, ठीक है। तो देशांतर का प्रभाव समझिए कि लगभग समय इतना बड़ा समय के बीच में गैप आ जाता है। और अक्षांशीय विस्तार जो हम लोग पढ़े थे 30 डिग्री का, तो आप लोग देखिएगा, एक बार भारत का नक्शा दिखाते हैं। ये है हमारा भारत, और जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो ऐसे है, ठीक है। तो एक 0 डिग्री रेखा है, और इसके 23.5 डिग्री ऊपर पर एक रेखा गुजरता है, और 23.5 डिग्री नीचे पर एक रेखा गुजरता है। इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। और इसको नीचे वाले रेखा को बोलते हैं मकर रेखा। और सूरज जो है इसी के बीच में ट्रेवल करता है। सूरज का जो डायरेक्ट रोशनी है इसी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच और मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच ट्रेवल करते रहता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि कर्क रेखा से ऊपर वाले एरिया में और कर्क रेखा से नीचे वाले एरिया में रोशनी जो है सूरज का वो डायरेक्ट नहीं जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ठंडा होता है। और जो हमारा भारत है इसके बीचों बीच बताए थे, ये जो लाइन गुजरता है इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। ये भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांट देता है, ठीक है। तो क्या होगा, इस भारत के इस वाले हिस्से में क्या होगा, सूरज का रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि इस वाले हिस्से में सूरज का रोशनी डायरेक्ट पड़ेगा। तो क्या होता है, इसकी वजह से इधर गर्मी होता है और इधर ठंडा होता है। यानी जितना ऊपर हम लोग जाते हैं कश्मीर की तरफ ऊपर, उतना हम लोग को क्या मिलता है, ठंडा मिलता है, ठीक है। और नीचे जाते हैं तो हम लोग को गर्मी मिलता है। तो इस अक्षांशीय विस्तार के कारण क्या होता है कि ऊपर का जो एरिया है जो, और ऊपर जो है पहाड़ भी है। इधर अगर आपको देख बताएं तो इधर कश्मीर वाले एरिया में, इधर नेपाल वाले एरिया में, इधर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में ये सब तो हिमालय पहाड़ भी बना हुआ है, ठीक है। आगे अगर इसको आएगा तो हम लोग जिक्र करेंगे इस बारे में अच्छे से। जिसकी वजह से यहाँ पे ठंडा होता है, और ठंडा होने के कारण यहाँ लोग जो है हमेशा ऊनी कपड़ा उपड़ा पहन के रहता है, ठीक है। यहाँ का लोग गोरा गोरा होता है। ठीक इसी का उल्टा होता है दक्षिण में, यहाँ गर्मी होता है, यहाँ कभी ठंडा पड़ता ही नहीं है, तो लोग जो है सूती कपड़ा पहनता है, लुंगी धोती पहनता है ना। लुंगी धोती पहनता है ताकि वो हवा लगे, गर्मी का मौसम होता है तो लोग खुला खुला बदन रहता है, या पहनता है तो सूती कपड़ा पहनता है हल्का सा। तो अक्षांशीय विस्तार का सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ता है हमारे भारत में, ठीक। अब चलिए आगे समझते हैं। आइए, हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और ये देखिए एक अक्षांशीय विस्तार का क्या है परिणाम, कि केरल में सबसे छोटे दिन, यहाँ देख रहे हैं केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर होता है, जबकि लेह में यह अंतर 5 घंटे का होता है। आप लोग भी महसूस करते होंगे जब ठंडा आता है तो लगता है कि रात बड़ा हो गया है, दिन छोटा हो गया है कि नहीं। तो जो पहले से ही ठंडा में, यानी जहाँ पहले से ही तिरछा रोशनी पड़ रहा है, ठीक है, और वहाँ से सूरज खसक के थोड़ा और नीचे चला जाए तो क्या होगा, वहाँ पे दिन रात के समय में अंतर आएगा कि नहीं, ठीक। तो लद्दाख में जो है जो सबसे छोटा दिन होता है, मान लीजिए ठंडा के समय सबसे छोटा दिन होता होगा और सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। तो गर्मी के समय सबसे बड़ा दिन होता होगा, किसी भी दिन हो, तो उसमें कितना घंटा का अंतर आता है, तो 5 घंटा का। यानी हमको आप समझ रहे हैं कि एक दिन कितने घंटे का होता है, 12 घंटे का। तो लद्दाख में एक दिन ऐसा होता होगा सबसे छोटा दिन जो मात्र 7 घंटे का होता होगा। 12 में से 5 घटा दीजिए, 7 घंटे का, ठीक है। क्यों होता होगा, क्योंकि सूरज का रोशनी उतना वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा होगा। वहीं केरल में सबसे छोटा दिन भी है तो वो मात्र 45 मिनट कम है, यानी 12 घंटे का दिन होता है, तो 11 घंटा 15 मिनट का ही दिन होगा, सबसे छोटा दिन भी होगा तो, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं, एग्जैक्ट यही बात नहीं है, ठीक। कि एक बात मान लेते हैं कि 12 बजे का दिन है तो सबसे छोटा दिन क्या होगा, 11:45, और सबसे बड़ा दिन ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा का अंतर उसमें नहीं है। और वहीं लद्दाख में देखें तो लगभग 5 घंटे का अंतर आ जाता है। तो ये भी फर्क पड़ता है हमारे अक्षांशीय विस्तार का। अगला पॉइंट है हमारा भारत तथा विश्व। तो भारत तथा विश्व में क्या समझना है, तो जैसे कि भारत का क्षेत्र है उसके हिसाब से हम लोग देखें तो भारत
उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ है, ठीक है। इधर जो उत्तर है भारत का, एक मिनट मैप पे देखें तो इधर क्या है, पूरा पहाड़ है, इधर इधर उधर पूरा पहाड़ है, और नीचे क्या है, पूरा समुद्र है। तो फिर भी भारत का जो व्यापार उपार होता था पहले के समय में, तो पहाड़ से बीच में ना, जैसे मान लीजिए पहाड़ हुआ, ये पहाड़ हुआ, तो छोटा छोटा रास्ता होता है, उसी के माध्यम से भारत से चीन से व्यापार होता था। इधर यहाँ पे एक सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, इस तरह से तिब्बत होकर जाता था, यहाँ से भी तिब्बत जाने का रास्ता है। इधर पाकिस्तान से इधर जाने का रास्ता है। फारस ईरान वाले का नाम सुनेंगे, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो कहाँ से आता था, तो इन दर्रों के बीच से होकर के आता था, व्यापार व्यापार होता था हम लोग का, ठीक है। और क्या है उसमें देख लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश, भारत के विश्व के बारे में हम लोग ज़्यादा समझेंगे नहीं, इतिहास के चलते में सब समझ जाएंगे, ठीक है। या फिर क्वेश्चन जब आएगा उस तरह का, तो क्वेश्चन के माध्यम से भी समझने का कोशिश कर लेंगे। भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो भारत के लगभग 9 पड़ोसी देश हैं, ठीक है। देखिए इसमें दिया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। इनमें से श्रीलंका और मालदीव जो है द्वीपीय पड़ोसी हैं। द्वीपीय पड़ोसी का मतलब, द्वीप किसको बोलते हैं, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो। यानी कि अगर हमको इस देश में जाना होगा श्रीलंका और मालदीव में, तो हमको क्या समुद्र को क्या करना होगा, समुद्र को क्रॉस करना होगा। अब बाकी जो देश है वो सब ज़मीन से जुड़ा हुआ है, यानी हम वहाँ पैदल भी जा सकते हैं, गाड़ी से जा सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग मैप पे थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये रहा हम बनाए थे, हाँ ये हमारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है। और इधर देखिए, इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, इधर चीन, और ये वाला जो एरिया है ये तिब्बत है, लेकिन चीन इस पर कब्जा कर लिया है, ठीक है, इसलिए इसको चीन ही मानते हैं, लेकिन है वास्तव में ये तिब्बत देश। इधर छोटा सा नेपाल, ये भूटान, इधर म्यांमार और इधर बांग्लादेश, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर खसका दे तो क्या बोले हैं, श्रीलंका और मालदीव, ये मालदीव ये श्रीलंका, दोनों द्वीपीय देश है, कहीं पानी से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए पड़ोसी, ठीक है। और आगे चलते हैं, एक सार्क के बारे में जानना है। सार्क क्या होता है, तो सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क क्या है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एक संगठन है, एक समूह है, जो भारत जो है और उसका पड़ोसी देश सब मिलके बनाया था। किस लिए था, आपसी सहयोग के लिए, कि हम लोग आपस में सहयोग करेंगे तो विकसित करेंगे। जैसे यूरोप में का जो देश सब है, यूरोपीय यूनियन बना के रखा हुआ है, ठीक है, वो लोग बहुत डेवलप हो गया, आपस में दो को विश्व युद्ध लड़ा, और आजकल क्या कर रहा है, तो यूनियन बना के आपस में सब लोग, जो एक दूसरे का सबसे बड़ा जानी दुश्मन था, वही सब आजकल क्या कर रहा था, साथ में बिजनेस कर रहा है, साथ में सबका एक ही तरह का रुपया होता है, ठीक है। तो उसी को देखा देखी यहाँ पे भी किया गया, लेकिन ये जो है भारत का सार्क उतना सफल नहीं हो पाया, ठीक है। सार्क में कौन कौन से सदस्य हैं, तो देख लीजिए। सार्क में चूँकि भारत का क्षेत्र वाला एरिया है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, जो हमारा भारत का पड़ोसी देश है, उसमें से सिर्फ म्यांमार को हटा दीजिए, तो सारा का सारा क्या है, सार्क में शामिल है, ठीक है। और इसमें कुछ पॉइंट है, आप चाहिएगा तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, बस पढ़ देते हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है, ये हम आपको समझाएंगे मैप में। धनुषकोटी से श्रीलंका 24 किलोमीटर दूर, कहने का मतलब भारत से श्रीलंका कितना किलोमीटर दूर है, मात्र 24 किलोमीटर। धनुषकोटी तमिलनाडु का एक क्षेत्र है, जहाँ से जो है ना समुद्र राम सेतु का नाम सुनेंगे, वो दिखाई देता है, छोटा 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 बिंदु के रूप में। कैलाश पर्वत और मानसरोवर तिब्बत में है, जो हमारा कैलाश पर्वत है, जो फेमस, जहाँ पे माना जाता है कि शिव जी रहते थे, वो कहाँ पे है, तिब्बत में है। और मानसरोवर झील है, यहीं से सिंधु नदी, यहीं से गंगा नदी, ये सब इसी के एरिया के आसपास से निकलता है, ठीक है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल में होता है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में एक नदी बहता है कोसी नदी, वो ना बहुत ज़्यादा बाढ़ लाता है, इसलिए उसको हम लोग बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। कोसी नदी नेपाल हिमालय के पौहू नरी पर्वत से निकलती है। मतलब कोसी नदी कहाँ से निकलता है, तो नेपाल से निकलता है, और नेपाल में तो पता है कि हिमालय पर्वत पूरा है, उसी पर्वत में से, हिमालय पर्वत में से किसी पहाड़ी, छोटे से पहाड़ी से निकलता है कौन सा, पौहू नदी। कहीं कहीं पे ये कुछ और नाम इसका मिल जाएगा, ठीक है। आज भी भूटान की सुरक्षा में विकास की जिम्मेदारी भारत की है। ये सब हम लोग अपने भारत के पड़ोसी बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। ये आज भी जो भूटान है,
उसका सुरक्षा कौन करता है? भारत करता है, मतलब उससे समझौता है भारत का। ये हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हम भारत का सुरक्षा से भूटान का सुरक्षा नहीं करेंगे तो चीन जो है हमारे और भी करीब हो जाएगा। तो भारत जो है भूटान का सुरक्षा मतलब अपने हित में ही समझिए तो एक तरह से करता है। भारत और चीन की सीमा मैकमोहन रेखा है, यानी भारत और चीन का जो बाउंड्री है उसको हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेड क्लिफ रेखा है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो एक ऑफिसर था, उसका नाम था रेड क्लिफ, वही आया भारत में मैप लिया और एक बाउंड्री खींच दिया, बोला इधर पाकिस्तान इधर भारत। तो उसी के नाम पे रेड क्लिफ रेखा नाम है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, आपको पता होगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बताए थे। उनका नाम क्या है ये देखिए, अगर मैप में समझने की कोशिश कीजिएगा तो ये गुजरात है, ऊपर राजस्थान है, ये रहा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ छोटा सा त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जहाँ से होकर हमारा कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। और ये रहा पड़ोसी देश। हाँ यहाँ देखिए, ये अगर भारत को ऐसे जूम कीजिएगा तो श्रीलंका है, इधर भारत है, और यहाँ पे जो छोटा सा एरिया निकला हुआ है ना, ऐसे ऐसे पतला सा ऐसे नुकीला सा, यही धनुष कोटि है। और यहीं पे जो यहाँ पे है राम सेतु बना हुआ दिखाई देता है। और इसी राम सेतु के ऊपर में पाक की खाड़ी है और नीचे में मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। यानी और इस जो इधर का पानी को जोड़ने वाला जो संधि है उसको हम लोग पाक जल संधि कहते हैं। संधि क्या कहते हैं? जल संधि क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि इधर जल है और इधर जल है और इसके बीच में भी जल वाला एक पतला सा रास्ता है, ठीक है, जिससे जल के माध्यम से ही दोनों जल का क्षेत्र जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जल संधि, ठीक है। भारत और उसके पड़ोसी। अब हमको लगता है ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है, और बाकी जब कुछ बच गया होगा तो हम लोग प्रश्न उत्तर के माध्यम से अगले वीडियो में समझ लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।